पाकिस्तान में गुर्बत का पैमाना 45 से 50% तक जा चुका है। हमारे मुल्क में 12 करोड़ लोग खुदा न खास्ता गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं, और इसकी बड़ी वजह ये 3 फैक्टर्स हैं। इस तरह आपने कहा कि मुल्क के माशाअल्लाह हमारे अशराफिया जो हैं, 4 अशराफिया, ये सेंसिटिव एरिया है, आप इसको लेना चाहते हैं? आपको इजाजत है? सर फुली इजाजत है सर, प्लीज गो अहेड। आपको होगी शायद, मुझे भी इजाजत है। मार्केट, हमारा स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है, हाँ। हर रोज बढ़ रहा है, मगर बाहर का जो पैसा है वो निकाल के ले जा रहे हैं। अच्छा सर, दैट वाज अ ब्रांड चाइल्ड ऑफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल। जाहिर है एक बड़ी संजीदा शख्सियत, दुनिया भर में उनकी पजीराई भी होती है, उसके बावजूद वहां पर पैसा नहीं आया। फिर सर उसके बाद आपको ज्यादा बेहतर याद होगा, एक जेनेटरी बीच आया था, एक अमेरिकन ऑफिशियल, उसने कहा था मैं यहां पर ट्रंप टावर बनाऊंगा। उसके बाद सर वो एक ओवरसीज का बाकायदा से बुलाए भी गए थे, ओवरसीज इधर कन्वेंशन भी हुआ था, वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाए गए थे। तो ये जो लोग आए जेनेटरी बीच वगैरह या SIFC में इन्वेस्टमेंट ना आना या ओवरसीज आए, ये फिर क्या था, ये कैसी एक्सरसाइज थी? फिर वो SIFC ने कहा था कि इंशाल्लाह 5 से 10 अरब डॉलर सालाना आ जाएंगे। खुश हुए थे कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इदारा बनाया है हमने SIFC, और उसके पास सारे पॉलिसीज बनाने के इख्तियारात हैं। तो उसके नतीजे में अल्लाह के फजल से पाकिस्तान विल बिकम एक मेजर अट्रैक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, बहुत से चीज़ें वाज़ेह होती हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोराब पर किताब से मुखातिब है। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट शख्सियत जनाब मोहतरम हफीज पाशा साहब मौजूद हैं। पाशा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, आप गुज़श्ता कई महीनों से यही बात बताते रहे, आप पाकिस्तान को समझाते रहे, अशराफिया को समझाते रहे, नहीं समझ आई। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने, आलमी बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है और वो कह रहे हैं कि गुज़श्ता 3 सालों में 2 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, और ये गुर्बत 25% पर पहुंच चुकी है पाकिस्तान। बात दरअसल ये है कि ये इस पे मुनस्सिर है कि आप पॉवर्टी जो होती है, गुर्बत, उसको डिटरमिन करने के लिए हमें जिसे कहते हैं पॉवर्टी लाइन सेट करना पड़ता है। जी। वो पॉवर्टी लाइन किस तरह सेट होती है? वर्ल्ड बैंक तो मुख्तलिफ लाइनें सेट करता रहता है। अभी एक लेटेस्ट वो ले आए हैं चेंज करके लाइन, मगर कॉन्सेप्ट क्या है, पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, वो समझने की बहुत जरूरी है। गुर्बत उससे कहते हैं कि जब एक खानदान या एक शख्स जो है हर महीने इतना भी उन्हें खाने पीने को नहीं मिलता है कि जो मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2350 कैलोरीज की, वो पूरी ना हो, इसे कहते हैं कि दे आर स्टार्विंग, अंडर नरिश्ड। So the poverty line is linked to the cost of providing minimum nutrition. ठीक है? ठीक है। अच्छा, हमने जो एस्टिमेट किया है, वर्ल्ड बैंक जो है वो 2018 की बात कर रहा है, वो लेटेस्ट फिगर्स की बात ही नहीं कर रहा है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि आज की पोजीशन क्या है। हमने इस पर बहुत रिसर्च की है, मेरे साथ 2 बड़े काबिल शागिर्दों ने काम किया है। हमने इसको एस्टिमेट किया है और हमें ये पता चला है कि पाकिस्तान में पिछले 3 साल में जिस रफ्तार से खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ी हैं, उसकी वजह से गुर्बत में ज्यादा इजाफा हुआ है। अब आप ये सोचिए कि 2022-23 में जब सैलाब आया था, उस वक्त खाने पीने के अशिया की कीमतें 40% बढ़ी थी। हैरत अंगेज, तारीख का एक बुलंद इजाफा, और ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट 29 के करीब। अब भी आप देखेंगे खुदा न खास्ता कि इस बड़े सैलाब के बाद ऑलरेडी हमें सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बता रहा है कि खाने पीने की अशियाएं बढ़ रही हैं। तो नतीजा ये है कि जब खास तौर पे खाने पीने के अशिया की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, जब बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है, जब फीकस आमदनी में इजाफा नहीं होता, ये तीनों चीजें हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं। हमारा अंदाजा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत का पैमाना 45 से 50% तक जा चुका है। हमारे मुल्क में
12 करोड़ लोग खुदा न खास्ता गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं, और इसकी बड़ी वजह ये 3 फैक्टर्स हैं। सबसे नंबर 1, खाने पीने अशिया के बेतहाशा इजाफा। दूसरा, आपके बेरोजगारी 22% तक पहुंच गई। और तीसरा, फिकस आमदनी में कोई इजाफा ही नहीं है, कोई खास इजाफा। गुज़श्ता 3 सालों में कोई फीकस आमदनी में इजाफा नहीं हुआ सर। बहुत ना होने के बराबर है। और इस साल खुदा न खास्ता हो सकता है कि फिकस आमदनी में कुछ कमी भी आ जाए। सर ये जो रिपोर्ट है, ये अभी की रिपोर्ट है ना, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 3 सालों के दौरान गुर्बत की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। और मगर उनके पास एस्टिमेट करने का तरीका नहीं है कोई। अच्छा, यानी नहीं। ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने अंडर रिपोर्टिंग की है, ये गुर्बत की शरह इससे ज्यादा बढ़ी हुई है। जी जी, हम तो पाकिस्तान के रिसर्चर्स हैं, हमें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमें अपने मुल्क का कुछ पता है। और इस पे मैंने बहुत सीरियस रिसर्च किया है इस पर, हाँ और ये दुनिया के बड़े जर्नलों में भी छपा है। ठीक है। अच्छा, मैं आपके मुख्तलिफ कॉलम्स में लिख रहा था सर, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बच्चा जो पैदा होता है वो कितने लाख रुपए का कर्जदार है? अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतना अफसोस है कहते हुए। 3,17,000 रुपए एक बच्चे पर बोझ है। और 10 साल पहले उसी बच्चे पे, उसके पहले जो पैदा हुए थे, उन पर सिर्फ 90,000 था। यानी कि 3 गुना इससे ज्यादा इजाफा पिछले 10 साल में हुआ है। और इस वक्त जो हमारा कौमी कर्जा जो है, मुल्क का कर्जा, गवर्नमेंट डेट जिसे कहते हैं, वो 70% है हमारी इकोनॉमी का जीडीपी। यानी कि हमारी जीडीपी का 70% डेट में है। ये हाल है। तो ये फिर ये इकोनॉमी फिर इस मुल्क के अंदर सर, ये मुल्क फिर चल कैसे रहा है? उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि सर मुल्क तो चल रहा है, तनख्वाहें आ रही हैं, सारी चीजें राहतें मिल रही हैं, अशराफिया उसी तरह से खाई जा रही है, फिर ये मुल्क चल कैसे रहा है? चल इस तरह है कि आप देखिए कि आपने कुछ ऐसे इकदाम लिए हैं जिससे यकीनन कुछ थोड़ी बेहतरी आई है। अब पिछले साल नुमाया तौर पर एक चीज जो आपने की, और तरीके तो आपको पता होंगे, हम्म। कि आपने जो होम रेमिटेंसेस हैं, जो आपके हुंडी से आते थे, उनको आपने खत्म करके ऑफिशियली किसी ना किसी तरीके से ले आए हैं। तो 6 से 8 अरब डॉलर एक्स्ट्रा आप ले आए हैं। उससे आपके रिजर्व्स में कुछ बेहतरी आई है। तो ये एक आपने एक चीज कर ली एक साल। दूसरे दो बजट में खसारा कम करने के लिए आपको सुन के बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, सेल्स जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो पिछले साल प्रॉफिट प्रॉफिट बनाया है 2,500 अरब। और वो सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट को गया है। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में इजाफा हो गया। ठीक है। अब ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि आपने सरे सूद को एक वक्त 22% तक लेके चले गए थे। तो स्टेट बैंक को तो प्रॉफिट बनाना ही था। आमतौर पे स्टेट बैंक के प्रॉफिट 400-500 अरब होती थी, पिछले एक साल 2,500 अरब तक पहुंच गई। तो ये है चीजें जिससे आप वक्तन फवक्तन कुछ कर लेते हैं। मगर फंडामेंटल चीज ये है कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बदन के दो चीजें हैं, खून जिसे कहते हैं। एक है आपके बरामदाद एक्सपोर्ट्स, और दूसरे हैं आपके टैक्स रेवेन्यूज, ब्रॉड बेस्ड, प्रोग्रेसिव। ये दो हैं आपके बदन के खून। और अनफॉर्चुनेटली उनमें आपने अभी तक नुमाया तौर पर कोई इजाफा नहीं देखा। एक्सपोर्ट्स तो आपको हैरत होगी सुन के कि 15 साल पहले पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बांग्लादेश से ज्यादा थे। आज बांग्लादेश के एक्सपोर्ट हमसे 40% ज्यादा है। एक्सपोर्ट्स में इजाफे की रफ्तार बहुत कम रही है। जी। टैक्स रेवेन्यूज में पोजीशन ये है कि जिस तरह आपने कहा कि मुल्क के माशाल्लाह हमारे अशराफिया जो हैं, 4 अशराफिया। एक, आपके बड़े बड़े जमींदार। ठीक है।
दूसरा आपके बड़े बड़े ताजिर, तीसरा आपके बड़े बड़े प्रॉपर्टी के ओनर, और चौथा आपके बड़े बड़े जो एंटिटीज हैं प्राइवेट सेक्टर में जो टैक्स इवेड कर रहे हैं। ये चारों मिला लें तो आपका रेवेन्यू जो है वो इस वक्त जितने लेवल पे है उससे 40 से 50% ज्यादा हो सकता है। सर तो ताजुल। बदल फूल नहीं है, हाँ जी जी। ना तो एक्सपोर्ट है ना टैक्स रेवेन्यू है। सर ये ताजर जाकर फील्ड मार्शल साहब के साथ भी मिले थे और वहां से भी ये छूट लेकर निकल गए थे। ये इनके पास क्या गिरट सिंगी है कि सर इस अशराफिया को काबू नहीं किया जा सकता, या इनके ऊपर टैक्स चलाकर उस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं किया जाता? ये सेंसिटिव एरिया है, आप इसको लेना चाहते हैं, आपको इजाजत है? सर फुली इजाजत है सर, प्लीज गो अहेड। आपको होगी शायद, मुझे भी इजाजत है। सर जी ये फिर आप देख लें, क्योंकि हमारी तरफ से तो आपको फुली इजाजत है सर। देखिए, बहुत से चीजें वाजे होती हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं। आप थोड़ा सा गौर कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो हमारी एलीट तबका है, दूसरे मुल्कों में भी कुछ ऐसा ही होता है, बट हमारे यहाँ शायद इस वक्त काफी है। उसके वजूहात इकोनॉमिक होते हैं, सियासी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। ये तीन फैक्टर्स हैं, इसके आगे मैं कहना नहीं चाहता। जो फर्क आता है नफे में, प्रॉफिट में, कंपनियों में, उसके दो तीन वजूहात हैं। एक वजह ये कि वो मोनोपोलीज होते हैं जो एक ही सेक्टर में डोमिनेट करते हैं या मिलजुल कर साथ पॉलिसीज बनाते हैं और कीमतें सेट करते हैं। ठीक दैट है। इज मोनोपोली बिहेवियर। हाँ। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल आपका शुगर इंडस्ट्री है, हम्म। जहां प्रॉफिटेबिलिटी आमतौर पे ज्यादा रही है बिकॉज दे हैव एक्सेस टू मोनोपोली एंड ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स। ठीक है। दूसरा दूसरी वजह यह हो सकती है कि उन्हें कोई खास इंसेंटिव्स दिए गए हों, फिस्कल इंसेंटिव्स हों। एक ज़माना ऐसा था कि हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत इंसेंटिव्स दिया करते थे। जब खास तौर पे जब मैं हुकूमत में था काफ़ी साल पहले, हमने एक ये किया था कि बरामदात पे जो आमदनी आएगी उस पे फिक्स टैक्स सिर्फ 1% लगाया था, ठीक है। ताकि एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करें। वो पिछले 2 साल पहले खत्म कर दिया गया है। फिर हमने ये किया था कि जो उनको लोन्स मिलते हैं उन पे इंटरेस्ट रेट कुछ कम हो एक्सपोर्टर्स को खास तौर पे, ताकि उन्हें कुछ कंपेटिटिव एडवांटेज मिले। और तीसरा, कुछ हद तक हमने बिजली के निर्ख भी कुछ कम किए थे। तो मुख्तलिफ इंसेंटिव्स हमने दिए हुए थे। और आपको सुन के खुशी होगी कि 2001 से 2008 तक सालाना बरामदात की वॉल्यूम में, रियल एक्सपोर्ट्स में 10% सालाना इजाफा होता रहा। जब आप करेक्ट पॉलिसीज लाएंगे तो होगा। अब पिछले दिनों 2-3% इजाफा है सालाना। एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करना बहुत जरूरी होता है। बांग्लादेश अपने एक्सपोर्टर को, खास तौर पे जो गारमेंट्स वगैरह एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको टाके पे जो ऑफिशियल रेट है उस पर 20% ज्यादा देते हैं। 20% ज्यादा। उससे प्रॉफिटेबिलिटी तो बे डबल हो जाती है तकरीबन। हमने ये पॉलिसीज मुनासिब अडॉप्ट नहीं की हैं, और उसकी एक वजह यह है कि हमारे मुल्क में हर 24वां IMF प्रोग्राम चल रहा है, और IMF जो है वो इन चीजों को परमिट नहीं करता। अच्छा। तो ये बात है कि मोनोपोली पावर, पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बनते हैं। आपका सर कल का कॉलम है द बिजनेस रिकॉर्डर में, आपने कहा कि IMF का जो अब मिशन आएगा, सर ये जो अब मिशन आने वाला है, एक दफा फिर नेगोशिएशन होंगी, ये एक दफा फिर टफ 3 नेगोशिएशन होने वाली है IMF के साथ? देखिए, इस लिहाज से टफ हो सकती हैं कि ये मिशन जो आएगा वो पाकिस्तान का परफॉर्मेंस जो है अप टू जून एंड 2025 देखेगा। हाँ। यानी कि पिछले साल पूरे साल का परफॉर्मेंस
उन्होंने वो इस निज़ाम ये है IMF प्रोग्राम्स में कि हर 6 महीने में इस प्रोग्राम में एक क्वार्टरली परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, फिर आपके इंडिकेटिव टारगेट, स्ट्रक्चरल कंडीशनैलिटीज वगैरह ये सब होती हैं। ये परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए होता है। ठीक है। इंडिकेटर्स हैं, कोई 18 इंडिकेटर्स हैं। इसमें से मेरा अपना अंदाजा, हालांकि पूरा डेटा मेरे पास नहीं है, पाकिस्तान 3-4 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको शायद मीट नहीं कर पाए। मैं आपको बता दूं कौन से हैं। एक, प्रोविंशियल हुकूमतों को जो आपके प्रोविंशियल कैश सरप्लस देना था वो पूरा नहीं दे पाए। दूसरा, मुझे लगता है कि हमारा जो खर्चा होना था तालीम और सेहत पर वो शायद उतना नहीं हुआ है। तीसरा यह है कि हमारे FBR को टारगेट दिया गया था कि 850,000 नए टैक्स पेयर्स को ले आए। मेरा नहीं ख्याल है कि वो ला पाए। चौथा यह है कि गवर्नमेंट को ये एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि आप अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं उनको गारंटीड लोन्स ना दें इतने ज़्यादा, उसमें शायद भी प्रॉब्लम हुआ है। और आखिर प्रॉब्लम जो रहता है हर वक्त वो हमारे पावर सेक्टर का है, द बिल्डअप ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो इस पे IMF गौर करेगा, एनालाइज करेगा और अंडरस्टैंड करेगा गवर्नमेंट की तरफ से कि वजूहत क्या है कि कुछ हम मीट नहीं कर पाए। और होता यह है कि अगर दे आर कन्विंस्ड कि रीजंस आर जेन्युइन तो पाकिस्तान कैन अप्लाई फॉर वेवर्स, और अगर वेवर्स मिल गए तो फिर आपका प्रोग्राम आगे बढ़ जाता है और इस मर्तबा इंशाल्लाह हमें $1 बिलियन मिल सकते हैं। सर, शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट थी कि जो जहां पर सैलाब आया हुआ है, अगर उन लोगों को 1 महीने की बिल छूट की अगर बिल की हमने छूट देनी है तो उसके लिए IMF से पूछना पड़ेगा। सर, क्या ये गवर्नमेंट जहां जहां पर सैलाब आया हुआ है, गांव तबाह हो गए, घर तबाह हो गए, बिजली के खंभे, बिजली के कारखाने तबाह हो गए, वहां पर 1 महीने का बिजली के बिल में रियायत नहीं कर सकती? इस बात पे तो हमें बेपनाह अफसोस है कि हम इतने झुक गए हैं IMF और दुनिया की दूसरी ताकतों के सामने। देखिए, आपने एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत मुनासिब स्टेप था। नेशनल एग्रीकल्चरल इमरजेंसी, नेशनल क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी, बहुत मुनासिब डिसीजन था। 22 में ये नहीं किया था, अब किया है। जब आप इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो आपके पास हर तरह से आइन के तहत वगैरह एक्स्ट्रा पावर्स होते हैं। ये एक छोटा सा एक्शन है, 1 महीने की, मैं तो 6 महीने की बिल की बात कर रहा हूं। They should go ahead and do it and say that the country is in dire straits. We have had one of the first floods in the history and climate change में आप लोगों का हाथ है, हम पर असर पड़ता है। तो for God's sake, जो बेसिक मिनिमम चीजें हैं इमरजेंसी में प्रोवाइड करने की, गो अहेड प्रोवाइड देम एंड टॉक टू द IMF लेटर। ठीक है। अच्छा सर, वन लास्ट क्वेश्चन। सर, हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनली हम डिफेंस के मुआहदे भी करते हैं, अभी ट्रंप के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं। सर, ये इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर क्यों नहीं आ रही? चाइना में गए, दुनिया के साथ शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं, सर हाथ मिला रहे हैं, सब हंस रहे हैं, रोटी चाय खाना सब कुछ दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर नहीं लेकर आ रही है, क्या वजह? देखिए, पिछले साल का परफॉर्मेंस देखें तो इतना एनकरेजिंग नहीं था। मुश्किल से $2 अरब की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मगर उसके तहत मार्केट, हमारा स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है। हाँ। हर रोज बढ़ रहा है, मगर बाहर का जो पैसा है वो निकाल के ले जा रहे हैं। $600 मिलियन लेके चले गए फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो क्या वजह क्या है? वजह बेसिकली ये है कि रिस्क फैक्टर्स आर कंसिडर्ड हायर, और खुदा न खास्ता कुछ हद तक टेररिज्म का भी इम्पैक्ट होता है। अब देखिए ना, दे हैव टारगेटेड समटाइम्स चाइनीज प्रोजेक्ट्स, नामुनासिब है, मगर दिस इंक्रीजेस द रिस्क।
दूसरा 2022 में हमने एक नामुनासिब स्टेप लिया था जब रिजर्व्स कम हुए थे कि हमने प्रॉफिट की रिपैट्रिएशन बिल्कुल बंद कर दी थी मल्टीनेशनल कंपनीज की जो पाकिस्तान में है। उससे रिस्क परसेप्शन और बढ़ गया है। तो इसलिए जब तक पाकिस्तान के हालात मामूल पे नहीं आते हैं और रिस्क एलिमेंट्स कम होते हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल वगैरह, तो इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं रही है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इदारा कायम किया गया था जिसका नाम था SIFC, याद होगा? बिल्कुल याद है सर, हमने जुबानी याद किया हुआ है। हाँ, SIFC ने कहा था कि इंशाल्लाह 5 से 10 अरब डॉलर सालाना आ जाएंगे, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और इसका हमें बहुत अफसोस। अच्छा सर, दैट वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल। ज़ाहिर है एक बड़ी संजीदा शख्सियत है, दुनिया भर में उनकी पजीराई भी होती है, उसके बावजूद वहां पर पैसा नहीं आया। फिर सर उसके बाद आपको ज्यादा बेहतर याद होगा, एक जेनेटरी बीच आया था, एक अमेरिकन ऑफिशियल, उसने कहा था मैं यहां पर ट्रंप टावर बनाऊंगा। उसके बाद सर वो एक ओवरसीज का बाकायदा से बुलाए भी गए थे, ओवरसीज इधर कन्वेंशन भी हुआ था, वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाए गए थे। तो ये जो लोग आए जेनेटरी बीच वगैरह या SIFC में इन्वेस्टमेंट ना आना या ओवरसीज आए, ये फिर क्या था, ये कैसी एक्सरसाइज थी फिर? बात दरअसल ये, जिस तरह मैंने कहा, रिस्क फैक्टर्स एंड फॉलो अप प्रोसेस में डिफिकल्टीज है। एक सेक्टर है जिसको हमें बिल्कुल पुश करना है और वो है माइनिंग। मायने पाकिस्तान के मिनरल डिपॉजिट्स, रेकोडिक वगैरह तो अब वाजे वो है, इम्पोर्टेंस है उसमें। डेफिनेटली देयर आर सीरियस कंसर्न्स अबाउट एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह, then security aspects, and of course the overall economic foreign exchange availability issue. तो इसलिए हालात इतने अच्छे नहीं हुए हैं। हम सब चाह रहे थे, बड़े खुश हुए थे कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इदारा बनाया है हमने SIFC, और उसके पास सारे पॉलिसीज बनाने के इख्तियारात हैं। तो उसके नतीजे में अल्लाह के फजल से पाकिस्तान विल बिकम मेजर अट्रैक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली।